नमस्कार। उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी कल एक ही क्लास आई थी क्योंकि जुकाम लगी हुई है, गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो इसलिए क्लास नहीं बन पा रही हैं। और क्लास नहीं बनने का यही कारण है। और अभी आगे क्लासें आएंगी, उसके बाद दीपावली की छुट्टी हो जाएंगी, तो दीपावली की छुट्टियों में क्लासें नहीं आएंगी। आप ये ध्यान में रखना है। दीपावली की छुट्टियों के बाद क्लासें ज़्यादा बनाने की प्रयास करेंगे, क्योंकि दीपावली की छुट्टियों के बाद पढ़ाई निरंतर हो रही है कि अपने राजस्थान की कला और संस्कृति उसमें ऐड और कर लेंगे। ठीक है, तो अपने जो राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे हैं, अपने 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं राजनीति विज्ञान में, कि संविधान की विशेषताएं कर ली हैं, संविधान के स्रोत कर लिए हैं, संविधान सभा कर लिए, संविधान में भारतीय और अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रयास कर लिए हैं, संविधान सभा कर ली गई है, और संविधान की प्रस्तावना कर ली गई है, संविधान की अनुसूचियाँ कर ली गई हैं। तो अब अपन पढ़ रहे हैं संविधान के मूल अधिकार। संविधान के मूल अधिकार अपन जब पढ़ रहे हैं, तो संविधान के मूल अधिकारों में अपन ने संविधान की मूल अधिकारों की बेसिक बातें, यानी कि अनुच्छेद 12 और 13 दोनों पूर्ण कर लिए। अब से अपने संविधान में शुरू होता है। संविधान के जो 6 अपने मूल अधिकार अपने मानते हैं, संविधान के जो 6 मूल अधिकार अपन मानते हैं, वो अपन चालू करते हैं। तो संविधान के 6 मूल अधिकारों में सबसे पहला अपन मानते हैं समानता का मूल अधिकार। समानता का अधिकार कौन सा मानते हैं? समानता का अधिकार मानते हैं। और समानता के अधिकार में अपने को जो अधिकार मिले हैं वो अनुच्छेद 14, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, यानी ये जो कानूनी समानता है, अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता। अनुच्छेद 16 में नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद हैं समानता। वो अपने को देते हैं समानता का अधिकार। कौन सा देते हैं? समानता का मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 में है कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 में है सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 में है नौकरियों में समानता, और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत में अंत। और अनुच्छेद 18 अपने को देता है उपाधियों का अंत। ये अपने अनुच्छेद यानी कि समानता, इसमें 5 या 6 क्लासें लग जाएंगी, क्योंकि हर अनुच्छेद के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और रोज एक ही अधिकार पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अपने ज़्यादा समझ में आएगा, और अपने लिए बेहतर होगा। क्लास छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि जुकाम लगी हुई है, तो क्लास छोटी हो तो ही अच्छा रहे। गला बैठ जाएगा अन्यथा, और गला बैठ जाएगा तो आगे की जो क्लासें हैं वो भी आपकी बैठ जाएंगी। तो आप नियमित रूप से अपने बुक से पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करने के साथ साथ अपने उत्थान क्लासेज के जो क्लासें पढ़ी हैं, जो आपने पहले नहीं देखी हैं, तो उनको देखिए, और आगे आने वाली क्लासों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद इसके जो भी नोटिफिकेशन आपको क्लास को मिलते हैं, वो क्लास अटेंड करिए, जिससे आपकी पढ़ाई के राजनीति विज्ञान और इतिहास के जो अभी चल रहे हैं, वो आपके क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। कुछ ऐसी बातें जो आपको नोट्सों में नहीं मिलेगी, सीधी सीधी किताबों में मिलेगी। अरे तीसरी और चौथी के किताबों में भी इस बार जो नई एनसीईआरटी पैटर्न आया है, तीसरी और चौथी की किताबों में भी आपको रीट और इनके प्रश्न मिल जाएंगे। आप देखना चौथी, पांचवी, तीसरी की किताबें,
आप देखोगे कि राजस्थान कला और संस्कृति के प्रश्न उसमें से आएंगे, आपको पता ही नहीं है क्या क्या है उसमें, आप देखोगे तब पता चलेगा। मैंने अभी देखी हैं जो नई किताबें आई हैं, छठी तीसरी से लेकर छठी तक, तो क्या किताबें हैं, बेहतरीन किताबें। प्रश्न बाहर आने की संभावनाएं कम है। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 नए जिलों के अनुसार आई है, तो आप अभी नए जिलों के अनुसार ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। राजस्थान में देखते हैं, और अभी अपन पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, इसके ऊपर आ जाते हैं कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद समानता का अधिकार अपन पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18, मैंने पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद 14 में है कानूनी समानता, अनुच्छेद 15 में है सामाजिक समानता, और अनुच्छेद 16 में है अवसरों में यानी कि नौकरी में समानता, और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत यानी कि उपाधियों का अंत। आज ये पढ़ लेंगे, एक एक अनुच्छेद एक साथ पढ़ लेंगे तो 6 क्लासों में अपनी ये क्लासें कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि एक दिन में एक अधिकार भी पढ़ेंगे तो 6 क्लासों में ये क्लासें कंप्लीट हो जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि दीपावली की छुट्टियों से पहले मौलिक अधिकार तो कंप्लीट करें, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका और आपके बचे जो विभाग हैं वो कंप्लीट कर दे। RPN UPSC है, मानव कल्याण बोर्ड है, HRD है, मानव संसाधन विकास बोर्ड है। तो ऐसे जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं कंप्लीट कर दे। तो ये देखो मौलिक अधिकार 14 में कानूनी समानता है, और कानूनी समानता भी 2 प्रकार की, एक तो विधि के समक्ष समानता है, एक विधि के समान संरक्षण है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, और ये कहता है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। क्या कहता है? कानून किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा, और ये नकारात्मक प्रवृत्ति का है, नकारात्मक प्रवृत्ति का है। विधि के समक्ष समता, मैं दोनों को एक साथ ही समझा दूंगा आपको उदाहरण के द्वारा और आपको समझ में आ जाएगा। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है, कानून किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये नकारात्मक प्रवृत्ति का है, और ब्रिटेन से लिया गया था। जबकि विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, और कह रहा है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। किया जाएगा, और ये सकारात्मक प्रवृत्ति का है। कैसी प्रवृत्ति का है? सकारात्मक प्रवृत्ति का है। यानी कि अनुच्छेद 14 कानूनी समानता अपने को देता है कि कानून में सभी बराबर हैं, किसी के भी साथ चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके साथ बराबर व्यवहार किया जाएगा। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से ली गई है, कानून किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा, समान के साथ समान व्यवहार करेगा। विधि के समान संरक्षण में ये कहा गया है, ये अमेरिका से लिया गया है कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो आप एक उदाहरण से समझ सकते हो कि आप एक ट्रैफिक ऑफिसर हो और ट्रैफिक वहाँ खड़े हो ट्रैफिक में, तो आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो या कोई भी आए, यदि ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो आप उसको दंडित करोगे। ये तो है विधि के समक्ष समता, ये तो है विधि के समक्ष समता। और आप ट्रैफिक पुलिस खड़े हो और समान परिस्थितियां न हो, असमान परिस्थितियां हो, जैसे सभी गाड़ियां आ रही है उन गाड़ियों को रोककर आप एम्बुलेंस को निकालते हो, एम्बुलेंस को वहां से जाने देते हो, ये है विधि के समान संरक्षण। यानी कि समान परिस्थितियों में असमान परिस्थितियों में
उसके साथ जैसी उसकी परिस्थितियां हैं उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाता है। जैसी परिस्थितियां हैं उसी के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाता है, न कि कानून के दायरे में। ठीक है, तो ये है विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। यानी कि विधि के समान संरक्षण में आप कोई भी हो उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो या कोई भी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं करोगे, बराबर के साथ बराबर, यानी कि सबके लिए नियम बराबर हैं। जबकि विधि के समान संरक्षण कहता है कि जो परिस्थितियां होती हैं, सामान्य परिस्थितियां हो चाहे असामान्य परिस्थितियां हो, जैसी उस व्यक्ति की परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुसार उसके साथ कानून को व्यवहार करना है, कानून को व्यवहार करना है। ये है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। जबकि अनुच्छेद 15 कहता है का सामाजिक समानता, यानी कि सामाजिक समानता अपने को देनी होती है, सामाजिक समानता देनी है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि सामाजिक समानता देती है। तो 15(1) में है कि किसी भी नागरिक के साथ, कोई भी नागरिक, उसके साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, धम जलज, ये नाम खूब आएंगे हर जगह, तो आपको याद रखना है। धम जलज यानी कि धम जलज है 15(1) में। हर में एक एक नाम बदलता जाएगा, हर में एक एक नाम बदलता जाएगा, ये पांचों में से। और इनमें पूछ लिया जाता है, आपको समझ में, यानी कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ अपन क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं करेंगे, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन क्रम वाइज भी कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इनके साथ किसी भी, इनके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भारत में क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15(2) कहता है कि राज्य या नागरिक, राज्य और नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर, न कि अपने घर में। घर में कर सकता है कोई भी, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को घर में बुलाया और मेरे को बर्तन नहीं दिया, वो उसकी सार्वजनिक संपत्ति है, तो वो उसकी सार्वजनिक संपत्ति के साथ कर सकता है, वो उसकी खुद की संपत्ति है। ये नहीं कि कोई किसी के भी घर में बैठ गए आप जाकर और कहा मैं तो यहाँ ही सोऊंगा, ये मेरा अधिकार है, वो उसकी स्वयं की संपत्ति है। आप किसी मंदिर में या बस स्टैंड पे, उन पे जाके कोई भी ये नहीं कह सकता ये सीट मेरी है, इस सीट पे तू नहीं बैठेगा। यदि उसके पास टिकट है तो वो सीट पे बैठेगा, चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो आप उसके साथ वो वहाँ पर सार्वजनिक स्थलों पर उसके साथ क्या नहीं करोगे, राज्य और नागरिक दोनों क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, जबकि अपने घर में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मिटना चाहिए। इंसान इंसान है और हमें धर्म और जाति, अंग्रेज़ों को, जब अंग्रेज़ों ने राज किया तो पहले धर्म के आधार पर अपने को सांप्रदायिक हिस्सों पे बांटा, फिर उन्होंने सोचा कि ये लोग तो जाति के आधार पे भी लड़ते हैं। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम में मैंने आपको पढ़ाया, उसमें देख लेना कि उसमें दलितों को हिंदू धर्म में भी आरक्षण दिया ना। तो वो है कि यहाँ भारत के लोग धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर भी लड़ते हैं, वहाँ भी चलती है, वहाँ रंग भेद नीति चलती है, विदेशों में भी है। छुआछूत यही नहीं कि भारत में ही है, छुआछूत सब जगह है,
कहाँ रंग भेद का नाम दे दिया जाता है, रंग की नीति से लड़ते हैं, और अपने जाति के नाम से, जाति और धर्म के नाम से लड़ते हैं। तो ये सब इंसान इंसान है, सभी एक ही है। इंसान इंसान बनाकर पृथ्वी पे आता है, और इंसान को इंसान की तरह है, इंसानियत के साथ ही अपने जीवन में रहना चाहिए। अभी क्षेत्र विशेष के भी किस्से होने लग गए हैं, भाषा के आधार पर भी लड़ाई होने लगी है। भारत एक विविधताओं का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं, रंग रूप और सांस्कृतिक और बोलियां हैं। तो इन सभी के अपने अपने क्षेत्र की अपने को स्वयं की बोलियां प्यारी लगती हैं, लेकिन ये नहीं कि भारत के अन्य लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाएं और वहाँ पर उसको भाषा के आधार पर टॉर्चर किया जाए। ये गलत है, ये गलत है। आप भारत के किसी भी हिस्से में उनकी सांस्कृतिक कल्चर को प्रभावित नहीं करते हुए आप अपना व्यापार और कुछ कर सकते हो कि वहाँ के लोग आपको, जैसे अभी मराठा में मराठी मानुस वाला चल रहा है ना, उत्तर भारत के लोगों के साथ एक गलत व्यवहार हो रहा है कि आप मराठी बोलिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं, हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं, और भारतीय होने पर अपने को गर्व करना चाहिए, और ये भी कहना चाहिए कि हम भारतीय हैं, और अपना कर्तव्य ये है कि भारत से कहीं से भी कोई भी किसी भी राज्य में और कहीं भी आबाद विचरण कर सकता है, और ये उसका अधिकार है। और अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य है हम लोगों का कि हम भारतीय नागरिक होने के नाते और भारतीयों को सुरक्षित महसूस कराए। ये नहीं कि हम भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर उनसे लड़े। सही है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमको ये सब छोड़ना पड़ेगा। धर्म, जाति, भाषा और राजनीतिक मुद्दों के आधार पर कि अपन लड़े, अपन को लड़ना नहीं है। एक भारतीय बनकर आई प्राउड टू आई एम ए इंडियन, ये ध्येय के साथ अपने को चलना है, और भारत को एक दिन विकसित राष्ट्र यानी कि प्रथम राष्ट्र बनाना है। विश्व को दिखाना है कि भारत वो कभी जो सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भी सोने की चिड़िया है। कहलाता नहीं था, है भारत सोने की चिड़िया। यहाँ न तो जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, और न ही भाषा के नाम पर, न ही रंग रूप के नाम पर, और न ही सांस्कृतिक कल्चर के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं। भारत विविधताओं का देश रहा है और रहेगा, और विविधताओं के साथ हम सभी एक हैं। इन सभी विविधताओं के साथ भी हम सभी एक हैं। भारत एक है, न कि भारत अलग अलग है। चाहे राज्य भारत में अलग अलग हों, लेकिन भारत एक है। भारत से राज्यों का निर्माण हुआ है, न कि राज्यों से भारत का निर्माण हुआ है। इसी ध्येय के साथ अपने को चलना है, और भारत को एक दिन सोने की चिड़िया जो भारत कभी हुआ करता था, आज भी है, ये विश्व को दिखलाना है। तो कदम से कदम बढ़ाकर और हाथ से हाथ बढ़ाकर अपने को एक साथ सभी भारतीयों को चलना है। चलो टॉपिक पे आते हैं। 15(3) कहता है कि राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए, राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करेगा। यानी कि बच्चों और महिलाओं को छूट दे सकता है सामाजिक समानताओं में, उनके लिए क्या करेगा, कोई विशेष प्रावधान करेगा। उसके बाद है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा SC, ST और OBC राज्य विशेष के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। तो उस संविधान संशोधन में सामान्य शिक्षण संस्थानों में इन तीनों को आरक्षण दिया गया। SC, ST और OBC को आरक्षण दिया गया। आप ये उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, जल्दी करो। मैं आपको छोटा छोटा इसलिए लिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे इसलिए लिखा रहा हूँ कि इसमें बताने वाली चीज़ें, और अनुच्छेद 14 और 15 दोनों अपने ख़त्म हो जाएंगे। 16, 17 और 18 ये अनुच्छेद अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी
और 16 अनुच्छेद 16 बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, तो वो सब भी मैं आपको लिखा दूंगा, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको यानी कि जो नौकरियों में हैं तीनों एक साथ, यानी कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और पंचायती राज में आरक्षण, तीनों एक साथ अपन मिक्स कर लेंगे कि कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं अपने को जो आरक्षण है, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ये आरक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कौन से अनुच्छेद से, कौन से मूल अधिकार से अपने को प्राप्त होता है। तो ये जो है अनुच्छेद पहले अपन ने पढ़ लिया 15(3), 15(4), 4 तक अपन ने पढ़ लिया। तो अनुच्छेद 15(5) कहता है कि ये हुआ था 93वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा, कि इसमें कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, विशेष प्रावधान करेगा, विशेष प्रावधान करेगा किनके लिए, जो आर्थिक रूप से, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। तो राज्यों ने क्या किया, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण SC, ST और OBC को पहले सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया था 15(4) के तहत, और 15(5) के तहत 15(5) में मिलता है आपको उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। 15(4) में क्या मिलता है, 15(4) में मिलता है सामान्य शिक्षण संस्थानों में थानों में आरक्षण, सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 15(4) के तहत, 15(5) के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, किसको, SC, ST और OBC को, SC, ST और OBC तीनों को मिलता है आरक्षण, तीनों को मिलता है। कभी कभी OBC को भ्रम है कि हमको आरक्षण नहीं मिलता है, जबकि उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए OBC को भी शिक्षण संस्थानों में क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। SC, ST और OBC को उच्च और सामान्य में मिलता है 15(4) के तहत, और उच्च शिक्षण संस्थानों में मिलता है 15(5) के तहत। जबकि 15(6) में 103वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शैक्षिक व आप बात को पकड़ना, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को EWS का आरक्षण देगी, यानी कि EWS का आरक्षण दिया इसमें राज्य विशेष प्रावधान, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को राज्य विशेष प्रावधान को राज्य विशेष प्रावधान करेगी। तो राज्य जब विशेष प्रावधान करेगी तो सुप्रीम कोर्ट ने EWS यानी कि शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उनको 10% आरक्षण दिया। कितने परसेंट, 10% आरक्षण दिया। EWS आरक्षण जिसको अपन कहते हैं वो अपने को शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए शिक्षण संस्थानों में भी मिलता है, और नौकरी में कम मिलता है। ये 16 में पढ़ेंगे अपन। ये क्या है, सामाजिक समानता के आधार पर, यानी कि शैक्षणिक रूपों में EWS को शैक्षणिक यानी कि शिक्षा में भी आरक्षण मिलता है। 10% अलग से EWS छात्रों को शिक्षा में, उच्च शिक्षण संस्थानों में और अन्य शिक्षण संस्थानों में भी EWS छात्रों को आरक्षण मिलता है 10%। किसके आधार पे, 15(6) के आधार पर। फिर इस पे एक सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार, भारत संघ और अशोक कुमार के केस होता है 2008 में। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसला दिया कि 15(5) और 15(6)
दोनों क्या हैं, संवैधानिक हैं। दोनों क्या हैं, संवैधानिक है, न कि असंवैधानिक हैं। इनको आरक्षण दिया या जारी रखा जाए। कौन सा केस था, अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008। ये केस भी याद रख लेना, इनमें से प्रश्न खूब आते हैं। ओके बाय, धन्यवाद, राम राम सा। ठीक है, ये लिख लो आप, क्योंकि 16/6 बड़ा है और 17 और 18 तीनों एक क्लास और ली जाएगी इनकी। ठीक है, तो आप ये पढ़ लो।